कुछ 10 साल ही पुरानी बात होगी जब देश के बहुमत के साथ साथ मुझे भी इंतजार था देश में बदलाव का। मैं भी उसी भीड़ का एक हिस्सा थी जो मोदी सरकार के साथ साथ आने वाले अच्छे दिन की राह देख रहा था। मेरी जिंदगी में मेरी नई आजीविका की शुरुआत हुई थी और एक उम्मीद थी कि नई सरकार के साथ नए अवसर मिलेंगे और नए रास्ते खुलेंगे। वैसे तो राजनीति में रहने वाले हर नेता के हाथ गंदे होते हैं और इसी कारण से मोदी जी के किए गए गुजरात कांड की मेरी नजर में निंदा होने के बावजूद भी मैंने एक बदलाव के लिए मोदी सरकार के साथ आगे बढ़ने का चुनाव किया। सत्ते की कुर्सी और ताकत के साथ ज्यादा समय में रहने वाला उसी ताकत का अक्सर दुरुपयोग कर बैठता है और इसी कारण से मैं भी पूर्व सरकार के खोखले वादों से तंग आ चुकी थी। और क्या था, बहुमत की मदद से 2014 में अच्छे दिन की उम्मीद से मैंने मोदी सरकार का खुले दिल से स्वागत किया। काला धन मिटा देने के वादे के झांसे में मुझे पहला झटका जो लगा था वो था डिमोनेटाइजेशन का। एक झटके में सरकार ने 500 और 1000 की नोटबंदी की घोषणा कर दी। किस हद तक इससे हमारे देश के काले धन का बचाव हुआ यह तो कहना मुश्किल है, क्योंकि माल्या साहब तो देश में घोटाला करके देश का पैसा लेकर पहले ही देश से भाग चुके थे और नीरव मोदी भी करोड़ों का घोटाला करने के बावजूद भी देश से भागने में आसानी से कामयाब हो गया था। और जब मैंने बैंक जाकर नोटबंदी में नोट बदलवाने वाले लोगों पर नजर फेरा, सारे वहाँ मेरे जैसे छोटे मोटे लोग के अलावा कोई बड़ा उद्योगपति लाइन में खड़ा अपने नोटों को बदलवाने की इंतजार नहीं कर रहा है। यह तो मोदी जी ही जानते थे कि कितना ही काला धन हमने छुपा रखा होगा, जो सारी मुश्किल हमारे जैसे नीचे वर्ग वालों को सहना पड़ा। दूसरा झटका मुझे लगा वो था जीएसटी का। हमारे जैसे छोटे मोटे व्हाइट कॉलर की जॉब करने वाले हाथ में सैलरी देखने से पहले ही अपने टैक्स को कटवा लिया करते हैं। उसके ऊपर से आ गया हम जैसों पर जीएसटी का नया तमाचा। हम पैसे लुटा दें या पैसे बचा लें, इसके बाद मुझे समझ आना ही बंद सा हो गया। जिस होटल में खाना खाने जाएं, वहाँ जीएसटी का अलग हिस्से के साथ बिल थमा दिया जाए। जब शॉपिंग करने जाएं, अलग जीएसटी ले ली जाए। जब इलाज करवाने जाएं, अलग जीएसटी मांग ली जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा था जीएसटी जो अनुपालन लाने का सरल तरीका है वो मुझ जैसे ईमानदार टैक्स पेयर के लिए एक दोहरा झटका की तरह होगा। इसके बावजूद भी मैंने काला धन वाले वादा पर मोदी जी को कोई नियंत्रण पाते हुए नहीं पाया, क्योंकि अंडर द टेबल कच्चे पैसे यानी ब्लैक मनी का धंधा जोर शोर से चल रहा था। जहां बड़े बड़े दुकान, अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी मुझे कच्चे बिल के बदले बिना जीएसटी के सामग्री बेचने और मेरा इलाज करने तैयार थे। इतनी जल्दी अच्छे दिन का खौफ मेरा पीछा कहाँ छोड़ने वाला था। जहाँ व्हाट्सएप के स्टेटस से लेकर एफबी के पोस्ट पर हर जगह मैंने अच्छे दिन के स्वागत की खुशी जाहिर कर रखी थी, वही अच्छे दिन का भूत साया की तरह मेरे ही पीछे दौड़ रहा था। और इसी के साथ मुझे पता चला सरकार हमसे टैक्स लेने के बावजूद भी हमारे ही एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की कंट्रीब्यूशन को 12 से 10% पर घटाते हुए 2020 के वक्त अपने कोविड-19 रिलीफ आत्मनिर्भर की 20,000 करोड़ की जन राशि तैयार कर रही थी। सबके लिए जो मुश्किल वक्त था, हमारे लिए भी कुछ कम मुश्किल नहीं था। जहां नौकरी में कोई और उम्मीद दिख नहीं रही थी, उसी वक्त सरकार से भी झटके जारी थे। अब मोदी सरकार ने हमारे पीएफ पर मिलने वाली ब्याज को भी 8.25% से घटाते हुए 8.15 पर कर दिया था। जहां एक तरफ महंगाई बढ़ती ही जा रही थी और भारत का जॉब मार्केट नीचे गिरा जा रहा था, वहां हमें सब नियम बस स्वीकार करते जाना था, क्योंकि हम ही तो थे जिन्होंने अच्छे दिन का स्वागत किया था। सीधे शब्दों में कहे तो मोदी सरकार ने यह सारी चोटें मुझे निजी स्तर पर दिए थे, पर देश में अलग सी ही हवा बड़ी तेजी से चल रही थी। जिसे भी देख ले, ज्ञानी होकर भी मोदी जी के हवा में अज्ञान हुआ पड़ा था। जिस देश का बहुमत हिंदुओं से था, उसी देश के हिंदुओं के जबान पर यह जुमला बैठ चुका था कि देश की हिंदुओं की अस्तित्व सिर्फ मोदी सरकार के हाथों सुरक्षित है। जब मैं स्कूल कॉलेज जाया करती थी, कभी भी जातिवाद की हिसाब से मैंने दोस्ती नहीं बनाए थे, पर अब लोग भाड़े के घर देने से पहले और यहाँ तक कि कैब ड्राइवर और डिलीवरी बॉय की जाति के हिसाब से उन्हें ठुकराने लगे थे। छोटे से छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों सब के अंदर हिंदू मुस्लिम का फर्क के साथ ही साथ मुस्लिमों का खौफ भी आ चुका था।
यह समझना मुश्किल हो चुका था। हिंदुओं से भरे इस राष्ट्र में आखिर किस पल से हिंदू इतने ज्यादा असुरक्षित हो गए कि उन्हें उनका मसीहा सिर्फ मोदी में दिखने लगा। इस हवा की लहर इतनी ज्यादा तेज होने लगी कि हर घर के बाहर जोगिया ध्वजा उस घर के मानो न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा ताकतवर सुरक्षा का ढाल बनने लगा। राह चलते, ट्रेन में सफर करते बेकसूर मुसलमानों को उनसे आने वाले खौफ की उम्मीद में एक झटके में मार दिया जाने लगा, मानो इस लोकतंत्र राष्ट्र में उनकी कोई आवाज ही ना हो। हिंदू बचाओ के नाम पर मुसलमानों की इस कदर मॉब लिंचिंग होने लगी, मानो उनका कोई अस्तित्व ही ना बचा हो। हर न्यूज चैनल और अखबार वाले मुस्लिम को ऐसे बताने और दिखाने लगे मानो हर मुसलमान RDX लेकर घूमने वाला हमारा दुश्मन हो। उनके प्रति नफरत इस कदर फैल गई मानो उनसे बड़ा दहशतकार कोई हो ही नहीं सकता था। आज से पहले इतने असुरक्षित हिंदुओं को मैंने उनके ही राष्ट्र में कभी नहीं देखा था। मानो मोदी जी के आने से पहले हिंदुओं को उनके ही देश में कोई जगह नहीं मिल रखी थी। पेट्रोल डीजल के दाम, अनाज से लेकर सब्जियों के दाम, सिलेंडर से लेकर तेल का दाम सब बढ़ चुका था, पर इन मुद्दों पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि इस देश के लोगों को महंगाई, बेरोजगारी और कमाई से ज्यादा चिंता यह सताने लगी थी कि हमारे कितने ऐसे शहर हैं जिनके उर्दू नाम हैं। आखिर हम हिंदू राष्ट्र हैं, हमारे शहरों के नाम संस्कृत में होने चाहिए। हमें यह चिंता खाए जा रही थी, ऐसा कौन सा और कितने सारे मस्जिद हैं जिसके भीतर हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा प्राप्त हुई है। आखिर हमें उन्हें तोड़ गिराना है, नहीं तो हमारे राम राज्य की स्थापना कैसे होगी। हम बिना पैसों के गुजारा तो कर सकते हैं, पर इन मुद्दों पर गौर करना हमारे बच्चों का भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। भारत का स्वर्ग कश्मीर, जो हर भारतीय परिवार का सपनों का शहर भी हुआ करता था, अचानक उसके बचाव के नाम पर वहाँ लगाए गए 8 माह के कर्फ्यू ने वहाँ के अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से अपाहिज कर डाला और जवानों की मौत की संख्या तो पूछिए ही मत, 72% तक बढ़ चुकी थी। इसके साथ ही साथ भारत की स्वतंत्र मीडिया को अंधा बना देना, भारत में बिलखते किसानों को मरता छोड़ देना, बिना काबिलियत वाले लोगों के हाथों में भारत की महत्वाकांक्षी राफेल डील को दे देना, सरकारी न्यायालय और उनके मामलों में दखल देना, मणिपुर को यूं जलता छोड़ना और चुप्पी साध लेना, रोहिंग्यास को जिंदा दफन करवा देना, बगैर उचित सूचना लोगों के घर पर यूं बुलडोजर चलवा देना, यहाँ तक कि उत्तराकाशी के टनल में फंसे लोगों का बचाव वाले मुख्य नायक वकील हसन का घर भी इसी बुलडोजर से गिरवा देना, हर मामले में खुद को लोगों का न्यायक दिखाना और खुद का ही प्रचार करते रहना, लोगों की बोलने की आजादी उनसे छीन लेना, लोगों के ही पैसे से बनाए गए पुल पर हेवी टैक्सेस लगा देना, इलेक्शन कमीशन के चुनाव का बहुमत अपने हाथ में ले लेना, आधार कार्ड के नाम पर लोगों की गोपनीयता को हर माध्यम से जोड़ देना, भारत के युवा को रील्स निर्भर बना देना और खुद को इस देश का तानशाही बादशाह समझना, इन सब में मोदी सरकार ने अपना भरपूर योगदान दिया है। पर भ्रष्टाचार के खिलाफ नारा लिए घूमने वाले मोदी सरकार आज भ्रष्टाचार के सबसे बड़े घोटाले यानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम के साथ भी पूरे 400 से भी ऊपर की सीट से जीत का दावा घोषित कर रहे हैं। मोदी जी है तो सब मुमकिन है। इस घोटाले के बाद यह सोचना कि EVM टैंपरिंग इस खेल से दूर होगी, यह धोखा होगा। गुंडों की तरह सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर करोड़ों की वसूली करने का एक तरकीब बनाया, जहां देश के अर्थव्यवस्था से निकली व्हाइट मनी या कहे तो ब्लैक मनी भारत और विदेश के उद्योगपति अपने पसंद की सरकार को दे सकते थे। इलेक्टोरल बॉन्ड के पहले पार्टी फंड डोनेशंस की लिमिट किसी भी कॉर्पोरेट के पिछले 3 साल के नेट प्रॉफिट के ऊपर महज 7.5% की थी, पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर यह लिमिट को पूरी तरह से हटा दिया गया। अब कोई भी कॉर्पोरेट प्रॉफिट बना रहा है या लॉस यह मायने नहीं रखता था। वो अपने निजी फायदे के लिए यह सिस्टम में अपने हिसाब से कानूनी बदलाव लाने सरकार को अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट का डोनेशन बिल्कुल आसानी से दे सकता था। यह सच में कोई लॉस मेकिंग कंपनी दे रही है या उसके कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाने वाली कोई और बड़ी कंपनी है जो अपनी गोपनीयता लोगों से छुपाना चाहती है, इसकी जानकारी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पूरी तरह लोगों से छुपा दिया गया।
ईडी से रेड का डर या रेड से बाहर निकलने की कीमत या जल्दी आगे बढ़ने का जुनून या बेनामी कंपनियों से कमाए गए पैसे, हर कोई सरकार के खाते में पैसा बस भरता ही जा रहा था। इस पैसे का करीब 85% का लाभ अकेले बीजेपी सरकार ने उठाया। वेदांता ग्रुप जो ईडी और सीबीआई के चपेट में फंसी थी, उसने 3 साल के अंदर बीजेपी सरकार यानी मोदी जी को अकेले 300 करोड़ का फंड इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर दिया था। और उसी वेदांता ग्रुप पर इतने संगीन इल्जाम होने के बावजूद भी सरकार ने वेदांता के महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर अभियान पर 50,000 करोड़ खर्च करना आरंभ भी कर दिया था। पर अहम वक्त पर वेदांता की नाकामयाबी ने इस प्रोजेक्ट को ना चाहते हुए भी टाटा के हाथों में खो दिया। इन सब घटनाओं को सामने रखने के बावजूद भी ऐसे अज्ञानी हैं जिन्हें मैं अंधा भक्त कहती हूँ, वो बोलेंगे अच्छे दिन आने वाले हैं और मोदी है तभी तो यह मुमकिन है। जिन्हें देश से मतलब नहीं, पर उनका अहंकार उन्हें ऐसे तानाशाही बादशाह के साथ खड़े रहने आज भी मजबूर करेगा। यह सारे मेरे खुद के विचार हैं। आपके विचार मेरे विचार से मिलते हों ऐसा जरूरी नहीं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।